क्या पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर डिटरेंस इंक्रीज करने की जरूरत है वेनेजुएला पे अमेरिका के हमले के बाद? यह सवाल उठाया जा रहा है पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे और जो रजीम के हिमायती हैं उनसे। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला, जिसको पाकिस्तानी माहिरीन फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस के तहत पेश करते हैं, उसमें एक डिबेट छिड़ गया है कि वेनेजुएला में जो अमेरिका ने मुदाखलत की है उसके बाद क्या पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर डिटरेंस और बढ़ाने की जरूरत है। यह सवाल बुनियादी तौर पे पूछा जा रहा है उन लोगों से जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अस्करी ताकत और कुव्वत और बढ़े और उसमें इजाफा हो। याद रखें कि पिछले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने, स्पेसिफिकली फील्ड मार्शल सेल्फ अपॉइंटेड आसिम मुनीर ने, अपने कठपुतलियों के जरिए जो तब्दीलियां लेके आए हैं वो आईन के अंदर, उसके बाद वो अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हो गए हैं और जो स्ट्रेटेजिक कमांड है पाकिस्तान का उसके अंदर भी उनकी अपॉइंटमेंट्स या उनकी मुदाखलत का अब कुछ शक और शुबा है। मगर ये बात डिपेंड करेगी कि कौन अब जनरल्स यानी 3 स्टार जनरल्स या इवन 4 स्टार जनरल के ओहदे पे तैनात किया जाता है। ये सब सवालात एक तरफ पूछे जा रहे हैं और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है, स्पेशली उन लोगों से जो ताकत के अंदर यकीन रखते हैं या ताकत के इस्तेमाल के अंदर यकीन रखते हैं इस सिचुएशन सूरत हाल में, वो कह रहे हैं कि जो वेनेजुएला में चीजें हुई हैं उससे एक बात वाजे हो गई है कि ताकत का ही इस्तेमाल अब आगे जाके पाकिस्तान को अपनाना पड़ेगा। सिफारत, डिप्लोमेसी और ये सब चीजें यानी मुज़ाकरात, इनका अब कोई फायदा नहीं है। इसको समझने के लिए हमें पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को समझना पड़ेगा और वो मैं आज आपके लिए पेश करूंगा। पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब, अ स्टोरी ऑफ डिफायंस, डिटरेंस एंड डिविएंस, डॉक्टर हसन अब्बास की ये किताब है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के ऊपर बेसिकली मबनी है। और उससे कुछ चीजें मैं अपना कुछ टर्मिनोलॉजीज भी आपके सामने पेश करूंगा और साथ साथ उनको एक कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हसन अब्बास मेरे प्रोफेसर थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। मैंने उनके साथ 2009 के अंदर एक कोर्स भी लिया था और मेरी डॉक्यूमेंट्री जो मैंने बनाई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एमए पॉलिटिक्स प्रोग्राम के अंदर, जो जर्नलिज्म स्कूल और सीपा स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक अफेयर्स के दरमियान थी। डॉक्टर हसन अब्बास कहते हैं कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर ड्राइव थी या जो बेसिकली वजह थी उनको न्यूक्लियर वेपन लेने की, वो हिंदुस्तान थी। वल्नरेबिलिटी या जो पाकिस्तान एहसास कंपनी, और याद रखें कि इंडिया एक 8 गुना उसकी आबादी थी। इंडिया ने पाकिस्तान से कई जंगें भी लड़ी हुई थी और 71 की जंग के बाद जब इंडिया ने अपना पीसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया या न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट की, तो उससे पाकिस्तान के अंदर एक हलचल सी मच गई। यानी एक ऐसा एक वलवला आ गया पाकिस्तान के अंदर और उस वक्त की जो क़यादत थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लेकर, और उनकी फेमस स्पीच है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब लेंगे, अगर हमें घास भी खानी पड़े तो हम वो न्यूक्लियर बॉम्ब लेके रहेंगे। और वो जो एक फाउंडेशनल एस्पेक्ट था, सिक्योरिटी चैलेंज था पाकिस्तान का, उसने बेसिकली तरजीह दी इस पूरे कॉन्सेप्ट को कि न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान को लेना किसी भी हद तक वो जाने के लिए तैयार हैं, एक मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस या एमसीडी क्रिएट करने के लिए। अच्छा, इस दौर आपको एक कॉन्टेक्स्ट की भी जरूरत है क्योंकि दुनिया के अंदर क्या हो रहा था। दुनिया के अंदर यह हो रहा था कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक रेस चली हुई थी, एक म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो चुका था, चाइना ने अपना वेपन टेस्ट कर लिया था, फ्रांस अपने वेपन्स लगातार फ्रेंच पॉलिनेशिया में पैसिफिक के अंदर टेस्ट कर रहा था, ब्रिटानिया भी अपने वेपन्स टेस्ट कर चुका था। तो इन सब ताकतों के पास, कुव्वतों के पास वेपन्स मौजूद थे। और फिर ये जो एक्सक्लूसिव एक तरीके से क्लब था, इसके अंदर इंडिया ने जब अपना वेपन टेस्ट किया 1970s के अंदर, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम भी इसको लेंगे। और फिर उन्होंने एक मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस पाने के लिए उन्होंने सब कोशिशें शुरू की। और उन कोशिशों के अंदर इस वक्त तक पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी, एनर्जी प्लांट कनेडियन मदद से लग चुका था, कनुप,
करके कराची पोर्ट के ऊपर, और पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट थे, मेटलर्जिस्ट थे, दीगर और जो लोग थे वो पूरी दुनिया के अंदर पढ़ रहे थे। उनमें से एक था डॉक्टर AQ खान, जो एक मेटलर्जिस्ट थे नेदरलैंड्स के अंदर, और वो काम कर रहे थे दीगर और इंस्टीट्यूट्स के साथ, और उनके हाथों डिजाइन्स भी पास हो रहे थे ऑन हाउ टू क्रिएट न्यूक्लियर एक फिजन या फिसल बॉम्ब करके। तो उसके बाद वो कहानी शुरू होती है, और आहिस्ता आहिस्ता एक बेसिकली जो न्यूक्लियर ड्राइव है पाकिस्तान की, कश्मीर को, इंडिया को जो वल्नरेबिलिटी एक महसूस कर रहे थे, उसको लेकर उन्होंने वो महसूस की, और फिर आगे बात बढ़ी कि उन्होंने डिजाइन वहां से लिए, कॉपी किया, और वो डिजाइन लेके पाकिस्तान आ गए। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, क्योंकि ही वाज जस्ट अ मेटलर्जिस्ट, राइट, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉक्टर मुबारक खान और ऐसे दीगर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जो वी वर एक्चुअली न्यूक्लियर फिजिसिस्ट मौजूद थे। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने भी काम किया हुआ था, क्योंकि ही वाज द फॉरमोस्ट फिजिसिस्ट इस वक्त, और वो भी लैंड कर रहे थे क्रेडिबिलिटी और इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब किस तरह बनना चाहिए। फिर बाद में क्या हुआ, अहमदियों को नॉन मुस्लिम किस तरीके से डिक्लेयर किया गया, वो एक अलग चैप्टर है कि क्या पाकिस्तान को और मिलिट्री स्ट्रेंथ की जरूरत है। एक सिवियर इम्बैलेंस मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिटवीन सिविलियन और मिलिट्री। सिविलियंस तो खैर अब ना होने के बराबर हैं, एक फसाद है सिविलियन रूल का, इसको हाइब्रिड सेटअप कहते हैं, मगर इन इफेक्ट इट्स अथॉरिटेरियन सेटअप, जिसके अंदर मिलिट्री ने और मिलिट्री कमांड ने कॉन्स्टिट्यूशनली सब ताकतें जो हैं वो जस्ट कर ली हैं, चाहे वो लाइफ टाइम इम्यूनिटी हो फील्ड मार्शल के लिए, चाहे वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पोजीशन हो फील्ड मार्शल के लिए, चाहे वो और स्ट्रक्चर्स हो, न्यूक्लियर कमांड, स्ट्रेटेजिक कमांड, उसके ऊपर बेसिकली, क्योंकि पहले तो कमांडर इन चीफ आपके प्रेसिडेंट समझे जाते थे टेक्निकली, जो सिंबॉलिक पोजीशन है, मगर अब वो जो ताकतें हैं वो रियलिस्टिकली डिजोर तौर पे वो आ गई हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथ में, और उनके बाद जो भी आएगा उनके हाथ में। तो मिलिट्री वैसे ही एक बीफ अप हो गई है, और कहते हैं जी चेन ऑफ कमांड की बात करते हैं कि हमने ये ताकतें ली क्योंकि नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री सब उसके अंदर होनी चाहिए। ये पहले मौजूद था, चीफ ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पोजीशन जो थी, या चीफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो था, जो लास्ट था लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, या जनरल साहिर शमशाद जो थे वो थे मिर्जा। उनके बाद वो सब ताकतें जो हैं वो CDF पोजीशन के अंदर आ गई। तो ये एक न्यूक्लियर कमांड भी अगर एक बंदे के अंदर आ गया, तो वो जो चेक्स एंड बैलेंसेस जो होते हैं और जो थ्रेशोल्ड जो होता है, क्योंकि एक मिलिट्री माइंड से अगर आप देख रहे हैं और उसके अंदर कोई डिप्लोमेटिक या और कोई सिविलियन इनपुट नहीं है, एक और तरीके से अगर आप इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर इंटरनेशनल लॉज को मद्देनजर रखते हुए उस चीज को एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं, एक साइलो के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं कि सब चीजें आपके पास, मेरे पास सब ऑप्शंस एक डब्बे के अंदर बंद हैं और मैं उसको जब चाहूं इस्तेमाल कर लूं, एक ही फर्दे वाहिद के अंदर या एक ही कमान के अंदर, दैट क्रिएट्स जो थ्रेशोल्ड है फॉर एग्जाम्पल डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का, वो फिर नीचे हो जाता है, क्योंकि चेक और बैलेंस ये है, आप कहते हैं यार मैं इस थ्रेड के अंदर हूं, अगर मैं सीज मेंटालिटी में हूं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जी वो हर जगह जो है वो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के फिर रहे हैं, या वो जो भी पोलो का मैच देखने गए थे वो एक बुलेट प्रूफ वेस्ट के पीछे था, या वो जो भी अपनी मीटिंग्स खुद ही कर रहे हैं कोर कमांडर्स के साथ, वो पहली बार एक शीशा सामने नजर आया जो बुलेट प्रूफ शीशा था। तो ये एक सीज बंकर मेंटालिटी है, जैसे हिटलर बंकर में नहीं था और उसको इमेजिनरी तौर के ऊपर लग रहा था कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, मगर हकीकत उसके पास कुछ नहीं था। और उस सिचुएशन के अंदर उसने जो रेडिकल स्टेप्स लिए, यहां तक कि वो अपनी जान भी ले ली, उसने अपने आप को मार के, कि उसने कहा कि मैं मुसलिनी की तरह नंगा नहीं लटकाया, मुझे नहीं लटकना, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ ये ज्यादतियां हो। तो उसने जो रेडिकल स्टेप्स लिए, अब उसके पास अगर न्यूक्लियर वेपन होता उस सिचुएशन में, उस बंकर में, उस सीज मेंटालिटी में, तो वो शायद उसको भी इस्तेमाल कर लेता। तो इसी तरीके से इस सीज मेंटालिटी में जिसमें इस वक्त पाकिस्तान मौजूद है, अगर एक ही बंदे के पास सब ये ऑप्शंस आ गए, अब आप ये बात कर सकते हैं कि जी अमेरिकन सपोर्ट है, नहीं है, जो भी है, हाँ अमेरिकन सपोर्ट मौजूद है, मगर वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है अपने आप को बचाने के लिए, या अपने आप को उस खतरे से परसीव्ड और अदरवाइज जो वो सामने देख रहा है। तो ये एक बड़ा डेंजरस और प्रिकेरियस सिचुएशन में सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की वजह से जो बढ़ता चला गया है पिछले 3 साल के अंदर, जब से इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया है और अस्करी क़यादत ने
قبضہ اپنا جمایا ہے اس کے بعد یہ چیز سامنے آتی ہے. اور اب ایک جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ بھی ڈاکٹر حسن عباس اپنی کتاب کے اندر آفر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکی ریلیشنز جو ہیں اور جو ریجنل الائز ہیں جن کے اندر وہ چائنا اور سعودی عرب کا جو ذکر کرتے ہیں پاکستان کے نیوکلیئر ڈاکٹرن اور تھریٹ پرسیپشن کے اندر، امریکہ، چائنا اور سعودی عربیہ فار ایگزامپل ابھی انہوں نے ڈیفنس معاہدہ کیا تو پاکستان کے جو وزیر کٹ پتلی وزیر دفاع ہیں، منسٹر آف ڈیفنس خواجہ آصف، انہوں نے کہا کہ جی ہم سعودیہ کو اپنی نیوکلیئر امبریلا میں بھی لے کے آئیں گے، مگر وہ پھر بات مسترد ہو گئی. وہ لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ سٹکا گئے ہیں، کوئی ایسا چکر نہیں ہے. اور وہ پھر پروف بھی ہو گیا کہ یار اگر سعودی عرب پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے یا سعودی عرب ابھی یمن کے اندر جو کر رہا ہے متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس کی، یا اگر سوڈان کے اندر وہ انگیجڈ ہے یا اور کسی جگہ پہ انگیجڈ ہے، تو پاکستان اپنا نیوکلیئر امبریلا ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ افواہیں ضرور موجود ہیں کہ پاکستان نے وہاں پہ ایک بام ضرور پلیس کیا ہے، مے بی، یا ابھی آلریڈی امبریلا کے اندر پاکستان سعودی عرب کو لے کے آ گیا ہے. بٹ دس از ٹو بی سین، بیکاز یہ بھی باتیں کی جاتی ہیں کہ جو فنڈنگ ہوئی تھی یہ پورے پروجیکٹ کی وہ بھی سعودی عرب سے آئی تھی 1980s کی دہائی میں، 70s کی دہائی میں. پاکستان کے جو اسلامک بام جسے کہتے ہیں اس کے لیے ٹرکی کے اندر بھی اب رشیا کی مدد سے نیوکلیئر ریئیکٹرز بن رہے ہیں سیویلین یوز کے لیے، اور وہ ایک الگ کہانی ہے. اب سیویلین یوز اور ملٹری یوز اور ایک ملٹرائز اسٹیٹ جہاں پہ ایک سیویئر امبیلنس ہو سول ملٹری بیسکلی انپٹ کا، جہاں پہ سویلینز کو سائڈ لائن کر دیا ہو یا ڈپلومیٹک جو ایسپیکٹس ہیں ان کو نیگوسیشنز کو سائڈ لائن کر دیا ہو، تو آپ کا جو میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن یا جو آپ کہتے ہیں فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس یا منیمم ڈیٹرنس تو خیر اب نکل گیا سائڈ سے، مگر فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کے اندر جو ڈیسیجن میکنگ ایک سائلوڈ مائنڈ سیٹ کے اندر ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے ایز اپوز ٹو ایک ڈیموکریٹک کوٹ ان کوٹ لبرل ڈیموکریسی بھی ہو یا میجورٹیرین ڈیموکریسی بھی ہو، تو اس کے اندر انپٹس اور اکاؤنٹیبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں. صرف ملٹری کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ ہاں، کہ ملٹری تو صرف جنگ لڑنا جانتی ہے نا. ایک حکومت چلانے کے لیے ایک انٹرنیشنل سسٹم کے اندر آپ کو بہت ساری اور چیزوں کے اوپر دیکھنا پڑتا ہے. اب وینزویلا کے بعد جو امریکہ نے وینزویلا میں کیا ہے، شاید یہ کیلکولیشنز چینج ہو گئی ہیں، اور شاید اسی لیے اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید کیا پاکستان کو اور اپنی ملٹری کو بیف اپ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ملٹری کو آپ بیف اپ کریں گے تو آپ کا جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے وہ زیادہ اور پریکیریس ہو جائے گی، اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو ایٹمی ہتھیار یا نیوکلیئر ویپنز. اور اگر آپ ایک نیوکلیئرائز اسٹیٹ ہیں اور اس کے اندر آپ ایک ملٹرائزڈ اس کے اوپر جا رہے ہیں، تو آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ پھر نارتھ کوریا کا ہمارے پاس اگزامپل موجود ہے. صحیح ہے، نارتھ کوریا بھی کیونکہ چائنا کے امبریلا کے اندر ہے تو چائنا کا اس کے اوپر فوراً ایک امپیکٹ ہے، وہ کنٹرول کر سکتا ہے. پاکستان کیونکہ اب کئی ڈفرینٹ جگہوں پہ کھیل رہا ہے، امریکہ چائنا کا پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا، ان کا ویسے اتنا انفلوئنس نہیں ہے، وہ سی پیک بھی اپنا کمپلیٹ نہیں کرا سکے، تو یہ کیلکولیشن بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. اور اگر یہ سیج مینٹالٹی آگے گئی، آگے کوئی جھڑپ آئی انڈیا کے ساتھ جو 4 دن سے آگے یا 12 دن سے آگے یا 3 ہفتے سے آگے چلی گئی، تو پھر یہ چیزیں، یہ سوالات دوبارہ اٹھیں گے. اور یہ ایپیسوڈ آپ ایک بار دوبارہ دیکھیں گے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں، جو ڈاکٹر حسن عباس اپنی کتاب کے اندر بات کر رہے تھے، پاکستان's نیوکلیئر بام a story of defiance, deterrence and deviance، اس کے اندر کیا بات کہی جا رہی تھی. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر.